एक दिन कोई खास काम न होने के कारण चटर्जी टीवी देख रहे होते हैं। अबू धाबी में फंसे 400 हैदराबाद के मजदूर। कहा जा रहा है कि 3 महीने पहले दुबई में कॉन्ट्रैक्ट के काम के लिए हैदराबाद से 400 मजदूरों को बुलाया गया था। 4 दिन पहले दुबई पुलिस ने यह कहकर कि उन सभी के पासपोर्ट नकली है, उनको गिरफ्तार कर लिया। अब वो सारे मजदूर भारत सरकार की सहायता के लिए बिलक बिलक के रो रहे हैं। यह देखकर चटर्जी तुरंत एसआई अविनाश को कॉल करते हैं। हेलो अविनाश जी, मैंने अभी दुबई में फंसे हैदराबाद के मजदूर के बारे में टीवी में देखा। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अविनाश चिंतित होकर, मैं भी उसी विषय पर बात करने के लिए कमिश्नर ऑफिस आया हूँ। आप भी हो सके तो यहाँ आ जाइए, कहकर सारथी को लेकर कमिश्नर ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचते ही अविनाश को ऑफिस के बाहर खड़ा देखकर चटर्जी, कमिश्नर साहब अंदर किससे बात कर रहे हैं? विदेश शाखा मंत्री योगेंद्र जी है। दुबई में फंसे मजदूर के बारे में बात करने के लिए दिल्ली से आए हैं। उतने में अंदर से बुलावा आता है। कमिश्नर अविनाश के साथ चटर्जी को भी देखकर कहते हैं, आइए चटर्जी, मैं आपको बुलवाने वाला ही था। अविनाश ने आपको सारी बात बताई होगी। इस सिलसिले में हमें आपकी मदद चाहिए। मैंने आपके बारे में योगेंद्र जी से भी बात की है। चटर्जी और योगेंद्र एक दूसरे से हाथ मिलाकर, अब उन 400 मजदूरों को इंडिया वापस लाने का क्या तरीका है सर? अगर हम ये बात मान ले कि उन 400 मजदूरों के पासपोर्ट नकली ही है, मजदूर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के कारण उनको कम रुपयों में पासपोर्ट बनाकर देने का आश दिखाकर धोखा किया गया है, तो शायद दुबई की पुलिस दया भाव से उनको वापस भेज देंगे। इस बीच हमें यहाँ ये पता लगाना होगा कि नकली पासपोर्ट बनाने का धंधा कौन चलाता है और दुबई पुलिस के सामने पेश करके बता दे कि गलती मजदूरों की नहीं है, तो मामला सुलझ जाएगा। और अब ये एक बड़ा इश्यू बन चुका है, जो जाहिर है नकली पासपोर्ट बनाने वाला गिरोह भी चौकन्ना हो गया होगा। हमें बहुत समझकर कदम बढ़ाना होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे सर। थैंक्स। अब आप और अविनाश काम में लग जाइए। आपको कोई भी जरूरत हो तो हमारा पूरा सपोर्ट मिलेगा। बात पूरी करके चटर्जी और अविनाश बाहर आते हैं। बताइए चटर्जी जी, अब हम क्या करेंगे? अबू धाबी पुलिस ने कैसे पता लगाया कि वो नकली पासपोर्ट है? पासपोर्ट के अंदर वाले कागज और उसका डिजाइन नकली बनाई जा सकती, पर उससे उसके नकली होने का पता नहीं चलता। पर उसके ऊपर जो वाटरमार्क प्रिंट होता है, वो कोई जैसे का वैसा नहीं बना सकता। चटर्जी कुछ सोचकर, हैदराबाद में असली पासपोर्ट कहाँ बनाते हैं? सर, नागौल में। तो फिर चलो वहाँ चलते हैं, कहकर चटर्जी, अविनाश और सारथी वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं। नागौल स्थित पासपोर्ट निर्माण केंद्र पहुंचकर वहां के मैनेजर सागर से मिलकर सारी बात बताते हैं। सारी बात सुनकर सागर अविनाश से, यह बहुत बुरी खबर है। बोलिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अगर आप परमिशन दे तो हम एक बार आपके फैक्ट्री का तलाशी लेना चाहते हैं। क्यों नहीं, चलिए मैं खुद आपको फैक्ट्री घुमा लाता हूँ और पासपोर्ट मेकिंग प्रोसेस भी एक्सप्लेन करता हूँ। शायद आपको इससे कोई फायदा हो। थैंक्स सागर जी, कहकर फैक्ट्री में घुसकर पासपोर्ट मेकिंग प्रोसेस बताते हैं। पर वहां से भी कोई सुराग ना मिलने के कारण चटर्जी निराश हो जाते हैं। 3 महीने पहले दुबई में कॉन्ट्रैक्ट के काम के लिए हैदराबाद से 400 मजदूरों को बुलाया गया था। 4 दिन पहले दुबई पुलिस ने यह कहकर कि उन सभी के पासपोर्ट नकली है, उनको गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में हमें आपकी मदद चाहिए। मैंने आपके बारे में योगेंद्र जी से भी बात की है। गलती मजदूरों की नहीं है, तो मामला सुलझ जाएगा। और अब ये एक बड़ा इश्यू बन चुका है। पर वहां से भी कोई सुराग ना मिलने के कारण चटर्जी निराश हो जाते हैं। 400 मजदूरों को बचाने के उद्देश्य से चटर्जी और अविनाश पासपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में जाकर सागर से पूछताछ कर रहे होते हैं। पासपोर्ट ऑफिस में जिन कैंडिडेट्स का नाम अप्रूव होता है, उनकी लिस्ट हमें मिलती है। उसके आधार पर हम इस पासपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम शुरू करते हैं। इस पासपोर्ट में इस्तेमाल होने वाला कागज इस वाटरमार्क के प्रिंटिंग से इस वाटरमार्क यूनिट में बनाते हैं। ऐसा वह आगे बता रहे होते हैं कि चटर्जी उन्हें बीच में रोककर, क्या ये हो सकता है कि उस वाटरमार्क के ब्लूप्रिंट को यह काम करने वाले कोई चुराकर
बाहर ले जाए और नकली पासपोर्ट बनाए। ऐसा नहीं हो सकता सर, क्योंकि ये सब सीसीटीवी के सर्विलेंस में होता है। चटर्जी थोड़ा सोचकर, अगर ऐसा है तो आप मैनेजर होने के नाते एक बॉन्ड पर अपने हस्ताक्षर ये लिखकर दीजिए कि आपके इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कोई गलती नहीं हुई है। जी सर। कहकर एक पेपर पर चटर्जी के कहे अनुसार लिख कर देते हैं। सागर जी, ये वाटरमार्क प्रिंट करने वाली मशीन कौन बनाता है और कहाँ बनाता है? सर, कुकटपल्ली के एक शॉप में ये मशीन तैयार होती है। हम यहाँ हमारे वाटरमार्क के सैंपल्स प्रिंट करवा लेते हैं। चटर्जी पल भर सोचकर, तो हम वहाँ चलकर पूछताछ करते हैं। ठीक है, चलते हैं। सागर जी, उस मशीन की आपको अच्छी जानकारी है। आप हमारे साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे वक्त हमें आपकी सहायता की जरूरत होगी। साथ में यहाँ काम कर रहे हर कर्मचारी का फोटो साथ में ले लीजिए। कहकर सभी साथ में चल देते हैं। कुकटपल्ली स्थित वाटरमार्क मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के ओनर सांबा के पास जाकर चटर्जी वाटरमार्क स्टैंप्स की जानकारी लेते हैं। हम यहाँ सिर्फ वाटर मार्किंग मशीन्स बनाते हैं। उसमें जो प्रिंट चाहिए होगा उसका ब्लूप्रिंट लगाने से वो प्रिंट उन्हें मिलता है। इसके अलावा पासपोर्ट में लगाने वाले प्रिंट से हमारा कोई संबंध नहीं है। चटर्जी कुछ सोचकर, ठीक है, पिछले 4-5 महीनों में आपने कितने मशीन्स बेचे होंगे? हमने सिर्फ एक बेचा। चटर्जी एक पल सोचकर सागर जी से उनके कर्मचारियों के फोटो मांगते हैं और सांबा से एक एक करके दिखाते हुए पूछते हैं। उस एक मशीन की खरीदारी के लिए इनमें से कौन आया था? क्या आप बता सकते हैं? ठीक है कहकर सांबा सारे फोटोज देखने लगता है। इनमें से कोई भी नहीं है। कहते ही चटर्जी, अविनाश और सागर उदास हो जाते हैं। इतने में चटर्जी को कुछ सूझता है। आपने इस मशीन जब बेची तब उसकी रसीद तो बनवाई होगी। सिर्फ वो मशीन ही नहीं सर, हम हमारे यहाँ बेची जाने वाली हर छोटी चीज की रसीद बनाते हैं। ठीक है, तो फिर मुझे वो रसीद मिल सकती है? ये 4 महीने पहले की बात है। मुझे थोड़ा समय लगेगा। आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं ढूंढता हूँ। कहकर वो अंदर रिसीप्ट लाने चला जाता है। सभी वेट कर रहे होते हैं। तभी सागर चटर्जी से, चटर्जी सर, जिसने भी मशीन खरीदी होगी क्या उसने अपना असली नाम और एड्रेस लिखवाया होगा? मुझे तो ये टाइम वेस्ट लग रहा है। चलिए किसी और तरीके से पता लगाएंगे। किस बिल में असली नाम होगा ये हम नहीं कह सकते ना सागर जी। वैसे भी अब यहाँ तक आए हैं तो देख ही लेते हैं। ठीक है सर, आपकी मर्जी। ऐसे कुछ देर बाद सांबा रिसिप्ट के साथ वापस आता है। रिसिप्ट पर किसी खादिर का नाम होता है। अविनाश तुरंत उस पे लिखे एड्रेस पुलिस भिजवाते हैं, पर पता चलता है कि वो एड्रेस नकली है। अविनाश निराश होकर, गुनहगार को पकड़ने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। अब कहां से शुरू करेंगे समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि हम गुनहगार को पकड़ पाएंगे। पासपोर्ट ऑफिस में जिन कैंडिडेट्स का नाम अप्रूव होता है उनकी लिस्ट हमें मिलती है। उसके आधार पर हम इस पासपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम शुरू करते हैं। काम करने वाले कोई चुराकर बाहर ले जाए और नकली पासपोर्ट बनाए। ऐसा नहीं हो सकता सर, क्योंकि ये सब सीसीटीवी के सर्विलेंस में होता है। सांबा सारे फोटोज देखने लगता है। इनमें से कोई भी नहीं है। कहते ही चटर्जी, अविनाश और सागर उदास हो जाते हैं। गुनहगार को पकड़ने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। अब कहां से शुरू करेंगे समझ नहीं आ रहा। अबू धाबी में 400 मजदूर जो नकली पासपोर्ट कांड में फंसे हुए थे, उनको बाहर निकालने की और सही सलामत भारत वापस ले जाने की हर कोशिश नाकाम होने पर अविनाश उदास बैठे होते हैं। गुनहगार चाहे कितना ही बड़ा शातिर क्यों ना हो, कोई न कोई सबूत छोड़ देता है। मुझे अभी भी उम्मीद है कि हम उसका पता लगा सकते हैं। हार मानना आत्महत्या के बराबर होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चटर्जी के दिमाग में कोई आइडिया आता है। तुरंत चटर्जी सारथी को वो रिसिप्ट देकर बाहर भेजते हैं। फिर खुद भी बाहर फोन करने के लिए निकल जाते हैं। अविनाश का समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर चटर्जी क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद सारथी एक बैग लेकर आता है। चटर्जी सारथी से कुछ बात करके अविनाश से, उलझन सुलझ गई, चोर का पता लग गया। अविनाश आश्चर्यचकित होकर, ये आप क्या कह रहे हैं चटर्जी जी? क्या ये सच है?
चटर्जी धीरे से हंसकर, हाँ अविनाश जी, आप सही सुन रहे हैं। अविनाश गुस्से से, 400 मजदूरों को फंसाने वाले का पता लगा है तो आप खामोश क्यों हो? चटर्जी इस बार जोर से हंसकर, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं अविनाश जी, आपके बगल में ही खड़ा है वो। क्या? कौन? सागर। वहाँ खड़े सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आप सबने जो सुना वह सच है। नकली पासपोर्ट कांड का नायक सागर ही है। ऑर्डर देकर मशीन सागर ने ही मंगवाया था। सागर गुस्से से, आप ये कैसे कह सकते हो? चटर्जी धीरे से हंसकर सारथी के बैग से विग और दाढ़ी निकालकर सागर को पहनकर सांबशिव को बताने के लिए कहते हैं। उस पर सागर इनकार कर देते हैं। अविनाश के चिल्लाकर बोलने पर पहनकर सांबशिव को दिखाते हैं और सांबशिव आश्चर्य से, यही था वो जो खदीर के नाम से मशीन का ऑर्डर देने आया था। अविनाश हैरान होकर चटर्जी से, आपने ये कैसे पता लगाया? चटर्जी धीरे से हंसते हुए कहते हैं, जब सागर ने कहा कि हम किसी और तरीके से गुनहगार का पता लगाने की कोशिश करते हैं, तभी मुझे उस पर शक हुआ। इसलिए मैंने उसको बॉन्ड पेपर को फोर्ट लैब में भेजा। वहां पता चला कि ये दोनों लिखावट किसी एक ही इंसान की है। तभी मैंने सारथी को सागर के घर तलाशी के लिए भेजा और नकली दाढ़ी मिली, जिसे पहनते ही सांबशिव ने इसे पहचान लिया। इसलिए सागर ही गुनहगार है। सागर का सर शर्म से झुक जाता है। यह देखकर अविनाश उसको दोषी मानकर अरेस्ट करवा देते हैं और मीडिया बुलाकर सागर की धोखेबाजी और उन 400 मजदूरों की बेगुनाही का सबूत देते हैं और ये बात अबू धाबी पुलिस को बताकर उन 400 मजदूरों को छुड़वा कर लाते हैं। इस बात से खुश होकर विदेश मंत्री युगंधर चटर्जी और अविनाश को अभिनंदन देते हैं। चटर्जी जी, आपको थैंक्स कहना छोटा पड़ जाएगा। आप हमेशा हमारी सहायता करते हैं, पर इस बार आपने 400 मजदूरों की सहायता की है। चटर्जी अविनाश को थैंक्स कहकर सारथी के साथ केस के लिए निकल पड़ते हैं।